हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट केजीएस आईएएस के द्वारा जो है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया गया है उसी को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसमें जो है आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 को पढ़ेंगे। और टेस्ट नंबर 5 में जो है टेस्ट हुआ था इंडियन ज्योग्राफी का। तो इंडियन ज्योग्राफी का जो है इसमें टेस्ट हुआ था। तो आज जो है हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट A1 से लेकर के जो है 4 टेस्ट तक नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन से कारक दक्षिण पश्चिम मानसून के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो कौन से कारक जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भूमि और समुद्र का असमान तापन। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का मौसमी परिवर्तन। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च दाब की स्थिति का निर्माण। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है तिब्बती पठार की उपस्थिति। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसमें पूछा था स्टूडेंट कि दक्षिण पश्चिम मानसून के विकास के लिए जो है कौन उत्तरदायी है। तो भूमि और समुद्र का असमान तापन ये उत्तरदायी है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का मौसमी परिवर्तन ये भी जो है सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च दाब की स्थिति का निर्माण। तो ये गलत है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है उच्च दाब की स्थिति का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है तिब्बती पठार की उपस्थिति। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां लू चलने के लिए अनुकूल है। तो कौन सी परिस्थितियां जो है लू चलने के लिए अनुकूल है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है किसी क्षेत्र के ऊपर गर्म और शुष्क हवा की उपस्थिति। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता की अनुपस्थिति। ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है लगभग बादल रहित आकाश। ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है क्षेत्र के ऊपर प्रबल प्रति चक्रवाती परिसंचरण का विकास। तो ये भी सही है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो है वर्षन के रूप दिया हुआ है सूची 1 में और सूची 2 में जो है इसका विशेषता दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बूंदाबांदी। तो बूंदाबांदी का जो है क्या विशेषता है। तो इसका विशेषता है 0.5 मिलीमीटर से कम व्यास वाली तरल बूंदे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है वर्षा। इसका विशेषता है 0.5 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर के बीच व्यास वाली वर्षा की बूंदे। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सहिम वृष्टि। सहिम वृष्टि का जो है विशेषता है हिमांक के नीचे की हवा में बारिश की बूंदों को फिर से जमने से बनने वाले बर्फ के छोटे कण। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ओला। ओला का विशेषता है कपासी वर्षा मेघों में बनने वाले बर्फ के कठोर गोल कण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 3, थर्ड का 4 और फोर्थ का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता सबसे अधिक है। तो गुजरात राज्य का जो है पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों और उनके उपयोग पर विचार करें। तो भारत में जो है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों और उनके उपयोग
पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कृष्णा गोदावरी बेसिन से प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, तो ये गलत है। कृष्णा गोदावरी बेसिन से जो है प्राकृतिक गैस नहीं निकाली जाती है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है जादूगोड़ा खदानों से प्राप्त यूरेनियम का उपयोग करके परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है दिल्ली के ओखला में शहरी नगर पालिका ठोस अपशिष्ट से बिजली उत्पन्न की जाती है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रामीण घरों में जलाऊ लकड़ी और सूखे उपलों का उपयोग किया जाता है। तो उपयुक्त में से किससे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसे जो है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन से जो है प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, तो ये गलत था, क्योंकि प्राकृतिक गैस जो है गैर पारंपरिक जो है नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ था ग्रामीण घरों में जलाऊ लकड़ी और सूखे उपलों का उपयोग किया जाता है। तो जलाऊ लकड़ी और सूखे उपले जो है ये भी जो है गैर पारंपरिक जो है नहीं है, ये जो है पारंपरिक है। तो इसमें जो है गैर पारंपरिक स्रोतों के रूप में जो है किसे वर्गीकृत किया गया उसको चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन का उत्पादन खाद्य फीड स्टॉक जैसे गन्ना और मक्का से किया जाता है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बायोडीजल का उत्पादन सोयाबीन और पाम ऑयल जैसे फसलों से प्राप्त शर्करा के किण्वन द्वारा तरल ईंधन में किया जाता है, तो ये गलत है। बायोडीजल का उत्पादन जो है सोयाबीन और पाम ऑयल जैसी फसलों से प्राप्त शर्करा के किण्वन द्वारा नहीं किया जाता है, ये जो है ट्रांसएस्टेरिफिकेशन द्वारा जो है किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है हाइड्रोजन का प्रकार दिया हुआ है और सूची 2 में जो है इसके प्रक्रिया या स्रोत का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हरित हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन का स्रोत है कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ प्राकृतिक गैस की स्टीम रिफॉर्मिंग। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है टर्क्वाइज हाइड्रोजन। टर्क्वाइज हाइड्रोजन का स्रोत है मीथेन पायरोलिसिस। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन का स्रोत है परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकेंड का 3, थर्ड का 1 और फोर्थ का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भिलाई इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इस संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है संयंत्र की पहली ब्लास्ट फर्नेस 1959 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा चालू की गई थी, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि जो है दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है यहाँ स्लेंडर लोरिस जैसे दुर्लभ जानवर भी पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है यह पेन्नार नदी बेसिन का हिस्सा है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है यह क्षेत्र लुप्त पर्याय लाल चंदन के लिए वैश्विक रूप से प्रसिद्ध है। तो उपयुक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान या बायोस्फीयर रिजर्व का वर्णन किया गया है? तो शेषाचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व का जो है वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और शेषाचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है?
तो ये है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जो है भूवैज्ञानिक विशेषता का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में जो है भूवैज्ञानिक काल का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का काल क्या है? तो इसका जो है काल है ओलियोसिन युग। नेक्स्ट है लघु हिमालय। लघु हिमालय जो है मियोसिन युग होगा। नेक्स्ट है शिवालिक। शिवालिक हिमालय जो है प्लायोसिन युग होगा। नेक्स्ट है असम के खनिज तेल भंडार। असम के खनिज तेल भंडार जो है इयोसिन युग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थितिकी प्रतिक्षेप की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? तो समस्थितिकी प्रतिक्षेप की प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप से जो है क्या स्पष्ट करता है? तो अंतिम हिमयुग की भारी बर्फ की चादरों के पिघलने के बाद पृथ्वी की पपड़ी का ऊपर की ओर उठना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, गुटेनबर्ग असंबद्धता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है और ठोस निचले मेंटल की तरह बाहरी कोर से अलग करता है। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस सीमा पर एस तरंगे पूरी तरह से लुप्त हो जाती है जबकि पी तरंगे किसी पिघले हुए माध्यम में प्रवेश करते ही धीमी हो जाती है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह बाहरी कोर में लौह समृद्ध संरचना के कारण घनत्व में वृद्धि से जुड़ा है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, गार्दी पट्टी और टोंध निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये सब जो है गद्दी समुदाय द्वारा निर्मित स्वदेशी हस्त निर्मित ऊनी वस्तु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, माजुली द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो माजुली द्वीप के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह पूरी तरह से जलोढ़ भू-आकृतिक विज्ञान का क्षेत्र है। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह चारों ओर सुवर्णशिरी नदी और उसकी सहायक नदियों से घिरा हुआ है। तो ये गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 15, चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, इस्पात संयंत्रों और उनके सहयोगी देशों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इस्पात संयंत्र और उनके सहयोगी देश का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है भिलाई इस्पात संयंत्र ब्रिटेन। तो भिलाई इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से खुला है, ये दिया हुआ है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटेन के सहयोग से नहीं खुला है, ये जो है सोवियत संघ के सहयोग से खुला है। और भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है दिया हुआ है जर्मनी। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है जर्मनी के सहयोग से खुला हुआ है। तो ये सही है। और राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दिया हुआ है रूस। तो ये गलत है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है सोवियत संघ के सहयोग से खुला है। और ये कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र दिया हुआ है यूनाइटेड किंगडम। तो ये भी गलत है। ये भी जो है सोवियत संघ के सहयोग से खुला हुआ है। और ये कहाँ है? तो ये झारखंड में है। तो उपयुक्त विकल्पों में से कितने युग्म सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक युग्म। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
सूची 1 में जो है पारंपरिक हथकरघा केंद्र का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में राज्य का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है करूर। करूर हथकरघा केंद्र कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है इलकल। इलकल हथकरघा केंद्र कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली हथकरघा केंद्र तेलंगाना में है। नेक्स्ट है चंदेरी। चंदेरी हथकरघा केंद्र मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, अपने मजबूत ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस भारतीय शहर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? तो भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है चेन्नई को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो NPCIL के बारे में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके पास आंशिक रूप से भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का स्वामित्व है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र यूरेनियम भंडार से संबंधित है? तो कौन सा क्षेत्र जो है यूरेनियम भंडार से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सिंहभूम शियर जोन। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कुडप्पा बेसिन। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है महादेक बेसिन। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है भीमा बेसिन। तो यूरेनियम भंडार से जो है इसमें संबंधित है सिंहभूम शियर जोन, कुडप्पा बेसिन, महादेक बेसिन और भीमा बेसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में जो है इसका मुख्यालय का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है कोल इंडिया। कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। सेकंड में दिया हुआ है जेल। जेल का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। थर्ड में दिया हुआ है रीनल। रीनल का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। और फोर्थ में दिया हुआ है हाल। हाल का मुख्यालय है बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन मूल रूप से किस विशिष्ट कानून के तहत किया गया था? तो CPCB का गठन जो है मूल रूप से किया गया था जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के द्वारा। और ये अधिनियम आया था 1974 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और यह इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह मध्य प्रदेश में भारत की एकमात्र यंत्रीकृत हीरे की खदान का संचालन करता है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 24, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसे 2005 में मैन एंड बायोस्फीयर, जिसको मैब भी कहते हैं, कार्यक्रम के तहत यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो इसको जो है 2005 में नहीं 2001 में शामिल किया गया था। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 25, एक पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विनियमित होती है?
तो विदेशी प्रजातियों का प्रवेश जो है गतिविधि विनियमित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, यह दुनिया के सबसे बड़े वनों में से एक है। लगभग 1,40,000 हेक्टेयर में है ये वन, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में स्थित है और भारत के उस विश्व धरोहर के स्थल के निकट है जिसे 1987 में सूचीबद्ध किया गया था। तो उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का जो है वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, पवित्र उपवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, सरहुल त्योहार से जुड़े पवित्र उपवनों को बिहार और झारखंड में स्थानीय रूप से सरना के नाम से जाना जाता है। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, बिहार में ये उपवन मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के भीतर स्थित है। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्कियन चट्टान प्रणाली पाई जाती है? तो आर्कियन चट्टान प्रणाली जो है पाया जाता है कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर पठार में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है, मोहरोविक असंबंधता भूपर्पटी और मेंटल के बीच एक भूकंपीय सीमा है जिसे तरंग वेग में अचानक वृद्धि द्वारा पहचाना जाता है। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, भूकंपीय अपवर्तन के आधार पर मोहरोविक असंबंधता विश्व स्तर पर लगभग एक समान गहराई पर पाई जाती है जो व्यापक रूप से एक सुसंगत भूपर्पटी मेंटल संक्रमण को दर्शाती है। तो ये गलत है। तो अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, भील जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भील लगभग 1.7 करोड़ की आबादी के साथ भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत में भीलों की सबसे अधिक आबादी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो ये गलत है। भारत में जो है भीलों की सबसे अधिक आबादी MP में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में जो है कौन सा जो है जनजाति पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो वहाँ जो है गोंड जनजाति जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है जनजातियां का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में क्षेत्र का नाम दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है सोमपेन जनजाति। सोमपेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है पाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है थारू जनजाति। थारू जनजाति पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। क्वेश्चन नंबर 32, एक संकीर्ण बैरियर द्वीप निम्नलिखित में से किस झील को अरब सागर से अलग करता है? तो एक संकीर्ण बैरियर द्वीप जो है वेवनाड झील को जो है अरब सागर से अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है झील का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में जो है क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सांभर झील। सांभर झील जो है कहाँ है? तो सांभर झील है राजस्थान में। नेक्स्ट है पेंगोंग त्सो। तो पेंगोंग त्सो झील है लद्दाख में। नेक्स्ट है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है नल सरोवर झील। नल सरोवर झील गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारत में फुटलूस उद्योगों की विशेषताओं का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
तो फुटलूस उद्योग की जो है सर्वोत्तम जो है विशेषता क्या है, तो इसका विशेषता है मजबूत अवस्थिति जन्य बाधाओं से स्वतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, ट्राम्बे स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ट्राम्बे स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हुआ था 1954 में। क्वेश्चन नंबर 36, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचीबद्ध में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में स्थान का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है रावतभाटा। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट है कैगा। कैगा है कर्नाटक में। नेक्स्ट है काकरापारा। काकरापारा है गुजरात में। नेक्स्ट है नरोरा। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 4, सेकेंड का 3, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। क्वेश्चन नंबर 37, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकनमंगलूर क्षेत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खनिज के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है? तो ये जो है लौह अयस्क के लिए जो है जाना जाता है, लौह अयस्क खनिज के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के जलवायु तंत्र में स्थलीय विकिरण के भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के जलवायु क्षेत्र में स्थलीय विकिरण की भूमिका के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून से पूर्व बनने वाला उष्मीय निम्न दाब निम्न क्षोभ मंडल द्वारा आने वाली लघु तरंग सौर विकिरण के प्रत्यक्ष अवशोषण के कारण होता है। तो ये सही है। सॉरी स्टूडेंट, ये जो है गलत है। और सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून के बादल बाहर जाने वाली दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण को रोक लेते हैं, जिससे मध्य भारत में रात्रि के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। तो ये सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान राजस्थान की शुष्क जलवायु के मुख्य पर्वतीय कारण की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो राजस्थान की शुष्क जलवायु के मुख्य पर्वतीय कारण की जो है सर्वोत्तम व्याख्या करता है अरावली पर्वतमाला मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर स्थित है, जो हवाओं के प्रभावी पर्वतीय उत्थान को रोकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, मुंबई और नागपुर के बीच गर्मियों के तापमान के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुंबई और नागपुर के बीच गर्मियों के तापांतर के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, मुंबई में मानसून से पहले अधिकतम तापमान में सीमित वृद्धि देखी जाती है और जिसका मुख्य कारण अरब सागर की उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता है। तो ये सही है। सेकंड कथन में दिया हुआ है, नागपुर की अंतर्देशीय महाद्वीपीय स्थिति के कारण यहाँ मुंबई की तुलना में दैनिक तापमान में काफ़ी कम उतार चढ़ाव दर्ज किया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि जो नागपुर की अंतर्देशीय महाद्वीपीय स्थिति के कारण यहाँ मुंबई की तुलना में दैनिक तापमान में जो है काफ़ी अधिक उतार चढ़ाव दर्ज किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 41, क्षेत्रीय मौसम और वनस्पति प्रतिरूप पर अक्षांश के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्षेत्रीय मौसम और वनस्पति प्ररूप पर अक्षांश के प्रभाव के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, कर्क रेखा के कारण बिहार पूरी तरह से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान में वार्षिक उतार चढ़ाव बहुत अधिक होता है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, शीतकालीन संक्रांति के दौरान बिहार का उच्च अक्षांश केरल की तुलना में कहीं अधिक लंबे समय तक दिन के उजाले का कारण बनता है। तो नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है,
उपोष्ण अक्षांशीय तापमान की स्थितियां गंगा के मैदानों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के प्राकृतिक विकास को रोकती है, तो ये सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, संथाल जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संथाल जनजाति के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाई परिवार के मुंडा समूह से संबंधित है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, संथाली लिपि ओल चिकी की खोज पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, संथाल लोग एकेश्वरवाद का पालन करते हैं और आत्माओं, चुड़ैल तथा पवित्र उपवनों में विश्वास को नहीं मानते, तो ये गलत है। संथाल लोग जो है एकेश्वरवाद का पालन नहीं करते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ से सर्दियों में महत्वपूर्ण वर्षा होती है, जो रब्बी गेहूं की फसलों की शुरुआत विकास में मदद करती है, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इन विक्षोभों से होने वाले भारी वर्षा से मिट्टी में नमी तेजी बढ़ जाती है और मुख्य रूप से खरीफ फसलों की शीघ्र बुआई के लिए, तो ये गलत है। पश्चिमी विक्षोभ का जो है खरीफ फसल की बुआई से जो है कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है मानसून के मौसम में नहीं आता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय उपमहाद्वीप में चालू किए गए प्रमुख अल्ट्रा मेगा सौर पार्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारतीय उपमहाद्वीप में चालू किए गए प्रमुख अल्ट्रा मेगा सौर पार्कों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में स्थित भादला सौर पार्क भारत का सबसे बड़ा पूर्णतः संचालित सौर पार्क है, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, दक्षिण बिहार में स्थित कैमूर अल्ट्रा मेगा सौर पार्क वर्तमान में 2 गीगावाट वाणिज्यिक ग्रिड बिजली का निर्यात करता है, तो ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, पावागढ़ सौर पार्क कर्नाटक में पट्टे पर ली गई सूखाग्रस्त कृषि भूमि का उपयोग करके बड़े पैमानों पर फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन करता है, तो ये सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 45, समान अक्षांश पर स्थित स्थानों के बीच तापांतर के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो समान अक्षांश पर स्थित स्थानों के बीच तापमान के अंतर के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, दार्जिलिंग में आगरा की तुलना में वार्षिक तापमान काफ़ी कम रहता है, जिसका मुख्य कारण क्षोभ मंडल में समान तापमान गिरावट की दर है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद दार्जिलिंग के उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में स्थलीय विकिरण का अवशोषण आगरा के मैदानी इलाकों की तुलना में कहीं अधिक है, तो ये गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 46, करेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करेवा के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, ये चतुर्थक अवसादों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नदी, झील या नदी हिमनद वातावरण में जमा हुए थे और झेलम नदी बेसिन के आसपास पाए जाते हैं, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सतही जल संसाधनों से समृद्ध है और इस क्षेत्र में प्रमुख 12 नदी प्रणाली का निर्माण करते हैं, तो ये गलत है। इस क्षेत्र में जो है कोई भी नदी नहीं है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 47, दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के संबंध में कथन दिया हुआ है।
तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इनमें कृषि अवशेष, वानिकी अपशिष्ट और यहाँ तक कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जैसे कच्चे माल शामिल है। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन से प्राप्त इथेनॉल का उत्पादन लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास का सरल शर्करा में तोड़े बिना किया जाता है। तो ये गलत है। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन से प्राप्त इथेनॉल का उत्पादन लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास का सरल शर्करा में जो है तोड़ के किया जाता है, ना कि तोड़े बिना। इसमें जो इस शर्करा को जो है तोड़ने की ज़रूरत होती है या इसको विखंडन भी कहते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 48, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से होकर उड़ान भरने वाले विमान सामान्यतः मौसम संबंधी खतरों का न्यूनतम सामना करते हैं। तो ये गलत है। और कारण दिया हुआ है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ प्रबल संवहन प्रक्रियाओं का क्षेत्र है, जहां क्यूमुलोनिम्बस बादल विकसित होते हैं और कभी कभी ट्रोपोपॉज तक भी प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिकथन गलत है और कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर पश्चिमी हिमालय में शीतकालीन वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उत्तर पश्चिमी हिमालय में शीतकालीन वर्षा के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम हिमालय के ऊपर अधिक ऊंचाई वाले सीरस बादल आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का पहला दृश्य संकेत होते हैं। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, लद्दाख में अधिक ऊंचाई पर मौजूद सीरस बादल ऊपरी वायुमंडल में अत्यधिक कम तापमान के कारण सीधे जमीन पर भारी बर्फबारी का कारण बनते हैं। तो ये गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के पश्चिमी तट के समानांतर निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी विशेषता मुख्य रूप से कोकण और मालाबार क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून की दैनिक वर्षा की तीव्रता को नियंत्रित करता है? तो ये जो है नियंत्रित करता है अपतटीय द्रोणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के ऊर्जा क्षेत्र में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की मुख्य औद्योगिक भूमिका का सही वर्णन करता है? तो इसमें जो है कौन जो है भेल की मुख्य औद्योगिक भूमिका का जो है सही वर्णन करता है? तो यह बिजली परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले बड़े टरबाइन, बॉयलर और जनरेटर के एक प्रमुख घरेलू निर्माता के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, औद्योगिक अवस्थिति के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार उन भारी उद्योगों के लिए मुक्त अवस्थिति जन्य प्रभाव क्या है जो लौह आवश्यक और कोयले जैसे भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं? तो इसका जो है प्रभाव है, कारखाना कच्चे माल के स्रोतों पर या उसके निकट स्थित होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, छत्तीसगढ़ की बैला डीला और डल्ली राजहरा खदानों से मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो इसमें से जो है निकाला जाता है लौह आवश्यक खनिज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह अपने अल्पाइन घास के मैदानों, ऊंचाई पर स्थित झीलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, यह अपने मैंग्रोव वनों और प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति जो है तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ना कि हिमालय तंत्र है ये।
क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी की वर्तमान क्षमता विस्तार रणनीति का सही वर्णन करता है? तो एनटीपीसी की वर्तमान क्षमता के विस्तार रणनीति का जो है इसमें सही वर्णन कौन करता है? तो कोयला आधारित बिजली उत्पादन जारी रखने के साथ साथ यह बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी तेजी से विकसित कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग 55 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।